हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में लगे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने आपको इससे पूर्व की वीडियो में जो बताया था वो यूएनओ के बारे में बताया था, और यूएनओ में जो उसके 6 अंग हैं, 6 अंगों के बारे में मैंने आपको इस बहुत ही बारीकी से बता दिया था। आज मैं आपको जो बताऊंगा वह बताऊंगा सुरक्षा परिषद के बारे में, जो यूएनओ की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण संस्था है। आपको यही बताऊंगा कि चीन हमें जो जो स्थायी सदस्यता है, स्थायी सदस्यता भारत प्राप्त कर ले, इसका विरोध वो क्यों करता है, इन सब के बारे में बताऊंगा। इसके कितने मेंबर होते हैं, इसका क्या योगदान है, इसे दुनिया की पुलिस क्यों कहते हैं, इन सब के बारे में आज आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा। इस वीडियो को आप बगैर स्किप किए हुए देख लेते हैं तो मैं जानता हूं कि आप सुरक्षा परिषद के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। और यदि आप कोई एग्जाम देते हैं, आप यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि अगर सुरक्षा परिषद से कोई क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आराम से उसे कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, आप यदि मेरे सेशन पर नए हैं तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को बहुत ही बारीकी से पढ़ाता हूं। चाहे आप यूपीएससी से लेकर के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यदि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम तो देखिए, सुरक्षा परिषद है, मैंने आपको बताया था कि सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद में जो जिसे विश्व की पुलिसमैन कहा जाता है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है, पुलिसमैन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर परीक्षा में पूछा गया है कि जो सुरक्षा परिषद है उसे विश्व की पुलिसमैन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछा गया है मित्र, आप इसे याद रखिएगा। कई वनडे एग्जाम पूछा गया है कि यूएनओ के किस पार्ट को, संयुक्त यूएनओ के किस पार्ट को, किस अंग को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। तो आप आज के बाद बता रहे जाएंगे, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। एक बात और आपको बताऊंगा मित्र, कल मैंने आपको इससे पूर्व की वीडियो में बताया था कि हम यूएनओ में हमारा योगदान ट्रस्ट के रूप में, न्यास और ट्रस्ट के रूप में 1% जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा आर्मी विषम परिस्थितियों में हमारे देश भारत और बांग्लादेश की जाती है। मतलब अगर विश्व की जो कोई आपदा के समय सबसे अधिक जो आर्मी बुलाई जाती है और जो देता है वो भारत देता है, उसके बाद बांग्लादेश देता है। हमारा योगदान जरूर 1% है, लेकिन हमारी भागीदारी इसमें देखी जाएगी ना तो सबसे अधिक है। इसलिए सुरक्षा परिषद को विश्व का क्या कहा जाता है, पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुलिसमैन कहा जाता है। देखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, एक क्वेश्चन ये भी निकलता है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना का मुख्य टारगेट यह है कि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो, तृतीय विश्व युद्ध न हो सके। अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, जिसमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हर चीज का पतन हुआ, हर चीज का ह्रास हुआ है। हिरोशिमा नागासाकी जैसे शहरों पर, जापान के शहर थे, उन पर फैटमैन और लिटिल मैन जैसे परमाणु हथियारों का उसमें प्रयोग किया गया था, जो आज तक वहां पर अपंग लोग पैदा होते हैं। ऐसी कंडीशन विश्व में फिर ना आ जाए, अर्थात तीसरा वर्ल्ड विश्व युद्ध न हो, तीसरा वर्ल्ड वार न हो, ऐसी कंडीशन में इस सुरक्षा परिषद की गठन की आवश्यकता पड़ी थी। इसलिए यह संगठन यूएनओ में
संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे प्रमुख है। कैसा है? सबसे प्रमुख है। तो देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं। ये तो आपने समझ लिया। इसमें जो टोटल सदस्य देश हैं, कुल सदस्य देश, कुल सदस्य देशों की संख्या अगर देखी जाए तो 10 + 5 = 15। देखो मित्र, 10 + 5 = 15 लिखा है मैंने। इसका कारण है, बताता हूं मैं आपको। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको 15 लगाना है। कितना है? 15 है लगाना है। इसमें से जो 10 सदस्य होते हैं, कितने? ये 10 सदस्य होते हैं, ये वाले, ये अस्थायी सदस्य होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी। ये सदस्य कैसे होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। और ये जो 5 होते हैं, ये स्थायी सदस्य होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल परमानेंट होता है। जबकि जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका जो कार्यकाल है मित्र, वो 2 वर्ष होता है। कितना होता है? 2 वर्ष होता है। जो सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर हैं इसके, इसमें 10 सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। और जो परमानेंट वाले होते हैं, उनका कार्यकाल तो अनंत तक होता ही होता है। जो परमानेंट, जो अब अस्थायी सदस्य होते हैं ना, जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका नॉमिनेट जो किया जाता है, वो इस तरीके से किया जाता है कि जो आपकी सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं, ये वाले, ये अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार उस देश का चयन करते हैं, उन 10 देशों का चयन करते हैं। कौन? ये 5 देश। इनकी बहुत बड़ी भूमिका है यूएनओ में। इनमें जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसी हमारा भारत भी परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड कर रहा है, लेकिन इसमें एक सदस्य जो देश है चाइना, वो हमारे मार्ग में हमेशा पत्थर लगा देता है। अर्थात देखिए, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। ये 10 जो सदस्य हैं, इनका जो चुनाव है कैसे होता है वो तो मैं बताता हूं। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, वे अंग्रेजी के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, अंग्रेजी के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देश का सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं कि इसमें से कौन सा देश को इसमें चुना जाना चाहिए। उनकी लिस्ट बना करके, उनकी लिस्ट बना करके ये सदस्य, 5 सदस्य कहां भेजते हैं? महासभा भेजते हैं। यूएनओ का जो पहला पार्ट बताया था मैंने, इससे पूर्व की वीडियो में आप जाकर जरूर देख लीजिए, यूएनओ के बारे में जान लीजिए। वहां भेजते हैं कि आप अच्छी तरह जानते हैं, महासभा में जो सदस्यों की संख्या है 193 है, 193 है। वो क्या करते हैं? इन्होंने प्रस्ताव भेजा था, उस पर अपनी मोहर लगा देते हैं। तो इन जो 10 देश थे, इनका चुनाव हो जाता है। तो इस तरीके से इनका नॉमिनेट किए जाते हैं। अब देखिए, ये 5 सदस्य हैं। ये सदस्य देश कौन कौन से, इनके बारे में बताऊंगा मैं। आप जब तक इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो 5 देश हैं वो कौन कौन से, वो आपको बताता हूं मित्र। 10 तो समझ ही गए, अब आपको सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, उनके बारे में बताऊंगा। आपसे अनुरोध है मेरा, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और उस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए, इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं, सॉरी, जो स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं, सदस्य देश, देशों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। कौन कौन से मित्र, वो देख लीजिए आप। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त
राष्ट्र अमेरिका। पहला कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दूसरा कौन सा है? ब्रिटेन। दूसरा कौन सा है? ब्रिटेन है। दूसरा कौन सा बेटा? ब्रिटेन है। हाँ, तो तीसरा कौन सा है आपका देश? तीसरा देश है आपका फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। और चौथा देश है, तो चौथा देश है वो है चीन। और पांचवा आपका हुआ रूस। देखिए, ये पांच जो सदस्य हैं, ब्रिटेन, सबसे पहले यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। अब देखिए, ये भारत के ये सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर हैं और इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इनकी क्या भूमिका होती है वो तो मैं बताता हूं मित्र, कि जब जैसे हमारा देश का संविधान है, ऐसे ही यूएनओ का संविधान है। यूएनओ के संविधान के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी विधेयक पर यदि इन पांचों देशों में से कोई भी देश असमर्थ होता है और वह अपने वीटो राइट का प्रयोग कर लेता है, वीटो पावर का प्रयोग कर लेता है, तो विधेयक पारित नहीं हो सकता। अब कंडीशन क्या है? अब देखो, भारत के संदर्भ में देखते हैं। भारत इसका स्थायी पार्लियामेंट होने के लिए मांग करता है। भारत जो सुरक्षा परिषद है, इसमें पार्लियामेंट सदस्यता की मांग करता है, लेकिन कंडीशन क्या है इसमें? जो चीन है, ये वाला देश, चीन कभी नहीं चाहता कि भारत सुरक्षा परिषद का पार्लियामेंट मेंबर बने। लेकिन अमेरिका, हम लोग क्या है, यूएस और अमेरिका को सहमत कर लेते हैं। रूस अपना पहले से ही अच्छा दोस्त है। फ्रांस का भी मना नहीं कर सकता है। फ्रांस से हमारे संबंध, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, फ्रांस से हमारे संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है। फ्रांस भी सहमत है, अमेरिका भी सहमत है, रूस भी सहमत है। ब्रिटेन इस बात को लेकर के सहमत है कि हम भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुन लेंगे, लेकिन वीटो राइट नहीं देंगे, वीटो पावर का अधिकार नहीं देंगे। तो ये तो इस तरीके से हो जाता है। ये तो एक कंडीशन जो ब्रिटेन ने शर्त रखी है, वो तो इस तरीके से है कि दूल्हे की शादी कर ली और उसे दुल्हन नहीं दी, ये वो वाली कंडीशन है। लेकिन हमारी क्या कंडीशन है? हम चाहते हैं, हम इस बात पर भी सहमत हो जाते हैं कि भारत है, उसे इसमें परमानेंट मेंबरशिप दे दी जाए और हम वीटो का राइट का प्रयोग न दिया जाए। लेकिन कंडीशन क्या है? हम आने वाले वक्त में जब पार्लियामेंट मेंबर हो जाएंगे, उसके बाद कुछ समय बाद हम खुद इस बात की मांग करेंगे ये कैसा संगठन है जिसमें नए देश को वीटो राइट का पावर नहीं है। मतलब कुल मिला के ये हम अंगुली पकड़ करके पहुंचा पकड़ना बहुत अच्छी तरह भारतीयों की एक पुरानी कल्चर है, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कैसे भी करके हम इसके परमानेंट मेंबर हो जाएं, ताकि जो कश्मीर वाला मुद्दा है और बहुत से अंतर्राष्ट्रीय बम मुद्दे हैं, उनमें हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी, इस तरह से चीन की है, जिस तरीके से चीन की है। तो देखिएगा, ये जो 5 मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, 5 इसके सुरक्षा परिषद के पार्लियामेंट मेंबर हैं। आप लोगों ने नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ये देखेंगे कि जो भारत है, भारत को वीटो पावर का राइट मिलना चाहिए, मतलब इसमें स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए तो क्यों मिलनी चाहिए, और नहीं मिलनी चाहिए तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए, उन दोनों पक्षों पर हम लोग बात करेंगे। इस पर सबसे पहले हम नेगेटिव जो थॉट्स हैं, नकारात्मक पक्ष पे हम देखते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में
स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सबसे पहले हम नकारात्मक पक्ष देखते हैं। क्या देखते हैं? नकारात्मक पॉइंट लिखते चलते हैं। नकारात्मक पक्ष की ओर चलते हैं। सबसे पहले नकारात्मक पक्ष में देखेंगे मित्र, हम नकारात्मक पक्ष में देखा जाए तो भारत ने एनपीटी एनपीटी और सीटीबीटी देखिए मित्र, एनपीटी और सीटीबीटी के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके बारे में आपको बहुत विस्तृत तरीके से समझा दूंगा मैं। देखिए एनपीटी क्या है? एनपीटी यह कहता है कि विश्व के केवल 5 देश के अलावा, विश्व के केवल 5 देशों के अलावा कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं रख सकता है। मतलब एनपीटी ये कहता है, एनपीटी ये कहता है कि विश्व के 5 देश ही केवल परमाणु हथियार रख सकते हैं। जो एनपीटी है वो ये कहता है कि जो विश्व के 5 जो परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, रसिया, रूस, 5 देश केवल परमाणु हथियार रख सकते हैं और कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं रख सकता। भारत को जब सदस्यता मिलेगी जब कि वो कोई भी परमाणु हथियार नहीं रखेगा। लेकिन भारत क्या करता है? भारत के पक्ष में बात करें, भारत के पड़ोसी जो देश हैं जैसे पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, उसके पास ऑलरेडी इनके पास परमाणु हथियार है। अगर युद्ध होता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों का हारना एक लाजिम सी बात है, क्योंकि वो लोग परमाणु हथियार से हमला करेंगे तो हमारे पास उस समय बहुत कंडीशन खराब हो जाएगी। इसलिए हमने एनपीटी का जो शर्तें थी उनका उल्लंघन करते हुए 1974 में 18 मई 1874 में परमाणु में स्माइलिंग बुद्धा नाम का एक परमाणु परीक्षण किया था। क्या किया था? परीक्षण किया था। ये भारत की तरफ से नकारात्मक पक्ष निकलता है कि भारत को इसलिए इस सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रही है? परमानेंट जो सदस्यता है वो नहीं मिल रही है। इसी तरीके से जो सीटीबीटी है, ये जो सीटीबीटी ये कहता है कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। कोई भी देश इन 5 के अलावा परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। परमाणु परीक्षण कहीं नहीं कर सकता। कहीं नहीं का मतलब यह होता है कि कोई भी देश इन 5 के अलावा परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। न तो जमीन पे कर सकता, मतलब स्थल लैंड पे कर सकता है, भूमि पे कर सकता है, न ही हवा में कर सकता है, ना ही जल मंडल में कर सकता है, मतलब न तो किसी महासागर में कर सकता है, न ही स्थल मंडल पे कर सकता है और ना ही वायुमंडल में कर सकता है। अर्थात सीटीबीटी ये कहती है कि कोई भी देश किसी भी कंडीशन में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने किया। बट भारत ने क्या किया? भारत ने किया। कब किया? 1998 में 1998 में शक्ति परमाणु परीक्षण किया था। कब किया था? शक्ति परमाणु। देखिए भारत ने 2 बार किया है, मैं दोनों बार लिखा देता हूं, शायद आपको याद नहीं और एग्जाम में आ जाए। पहला जो परमाणु परीक्षण किया था, कब? पहला परमाणु, हाँ तो देखिए पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया था। पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया था। वो किया था 18 मई। कब किया था मित्र? 18 मई
1974। कब किया था? 1974। कब किया, कहां पर किया था? पोखरण में किया था। कहां पर किया था? पोखरण में किया था। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था स्माइलिंग मुद्दा। क्या नाम था? स्माइलिंग मुद्दा। स्माइलिंग मुद्दा नाम से भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था पोखरण राजस्थान में। कहां पर? पोखरण राजस्थान में 18 मई 1974 को। जबकि जो दूसरा किया था सेकंड वाला, वो किया था 1998 में। 1998 में किया था शक्ति परमाणु परीक्षण। इसका नाम क्या था? शक्ति परमाणु परीक्षण। शक्ति परमाणु परीक्षण। अर्थात मेरा मतलब यह है बताने का कि जो एनपीटी और सीटीबीटी का भारत ने उल्लंघन किया है, इसलिए चीन दावेदारी कर देता है कि भारत ने अब तक 2 परमाणु परीक्षण किए हैं और एनपीटी और सीटीबीटी पर इसने हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का, सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर नहीं चुना जा सकता। यह पहली बात हुई। उसके बाद देखिएगा दूसरा पॉइंट यह निकल के आता है, जो भारत है, अपना जो देश भारत है, भारत का जो न्यास है, मतलब ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मतलब ये होता है, जो यूएनओ है, यूएनओ का अपना कुछ खर्चा होता है, बजट होता है, उसमें भारत की भागीदारी मात्र 1% है। कितनी है? 1% है ट्रस्ट में। न्यास में कुछ देश हैं, तो इसमें भारत की जो भागीदारी है, वो भारत की भागीदारी 1% है। मतलब भारत केवल 1%, उसके खर्चे का केवल 1% ही दान में देता है, 1% ही खर्च पहुंचाता है। इसलिए ये कम भागीदारी होने के कारण, कम ये पैसा भारत का देने के कारण भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया सकता। ये चीन कहता है इस बात को, वो अपनी शर्तें रखता है। उसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद देखते हैं सबसे प्रमुख मुद्दा आता है कश्मीर मुद्दा। कौन सा? कश्मीर मुद्दा। कश्मीर मुद्दा आता है। देखिए मित्र, कश्मीर मुद्दे पर जब बात आती है तो कंडीशन क्या हुई इसमें? चीन चाहता है, चीन इस बात को अच्छी तरह जानता है कि भारत को अगर सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट भागीदारी दे दी जाएगी तो कश्मीर मुद्दे को वो अपने पक्ष में बहुत आराम से ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? अपने पक्ष में बहुत आराम से ले जाएगा। यदि कश्मीर मुद्दा भारत के विपक्ष में आता है, तो वीटो पावर का प्रयोग करके उस मुद्दे को वही रुकवा देगा। चीन और पाकिस्तान दोनों मित्र हैं। चीन कभी नहीं चाहता कि जो कश्मीर है वह भारत के पक्ष में उसका मुद्दा आए। अर्थात चीन को इस बात का डर लगा रहता है कि यदि भारत को परमानेंट मेंबरशिप की भागीदारी मिलने से जो कश्मीर वाला मुद्दा है उसमें भारत की वो सारा मुद्दा भारत के ही पक्ष में चला जाएगा। तो चीन इस बात को लेकर डरता है। इसलिए जब कश्मीर मुद्दे वाली बात आती है तो हमेशा वह अपने वीटो पावर का प्रयोग कर लेता है और मुद्दा शांत हो जाता है या रुक जाता है। उस समय मुद्दा क्या होता है? रुक जाता है। एक कंडीशन और बताता हूं मित्र, जब ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पहुंचा था तो यूएनओ ने कुछ सदस्यों का एक आयोग बना करके, उस आयोग का नाम था डिक्सन आयोग। क्या नाम था? डिक्सन आयोग। आपको याद रखेंगे, ये यूएनओ ने जो यहां पर एक आयोग भेजा था उसका नाम था डिक्सन आयोग। उस आयोग का नाम क्या था? डिक्सन आयोग। डिक्सन आयोग इंडिया में आया और जम्मू कश्मीर में गया वो, तो उसने यहां पर अपना जिस तरीके से अध्ययन किया उसने इस मुद्दे को समझा, भारत पाकिस्तान में जो कश्मीर का विवाद है उसको समझा और यूएनओ में जाकर के उसने रिपोर्ट ये लगाई कि जो कश्मीर मुद्दा है यह
भारत और पाकिस्तान का एक क्षेत्रीय मुद्दा है, इस पर हम और आप कुछ नहीं कर सकते। यह भारत के लिए एक प्लस पॉइंट बन गया। क्या बन गया? यह भारत के लिए एक प्लस पॉइंट बन गया। तो ऐसी कंडीशन में चीन इस बात से डरा हुआ है कि अगर इसको पार्लियामेंट मेंबर बना दिया जाएगा तो 100% भारत इस मुद्दे को अपने पक्ष में ही ले जाएगा। अगर लेकर नहीं जाता है, नेगेटिव परिणाम निकल के आता है इस मुद्दे का, तो भारत वीटो पावर का प्रयोग करके उस मुद्दे को अपने पक्ष में कर लेगा। ये भारत, इसलिए भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी पार्लियामेंट की भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए। ये मैंने आपको नकारात्मक पक्ष दिखाए, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसके सकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, मेरा अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप लोग से गुजारिश है कि बगैर स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए। मैं जानता हूं यहां से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। अब हम देखेंगे सकारात्मक मुद्दा, सकारात्मक पक्ष। इसके सकारात्मक पक्ष देखेंगे। देखिए, पहला पक्ष हम देखते हैं तो जिस समय यूएनओ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, जब यूएनओ का गठन हुआ था, उस समय से लेकर के भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसलिए हमारे देश भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी भागीदारी मिलनी चाहिए। तो क्या है? भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य है। क्या है? संस्थापक सदस्य है। यद्यपि उस समय हम लोग गुलाम थे, ब्रिटेन हमारे ऊपर अधिकार किए हुए था, फिर भी हम लोगों ने यूएनओ का गठन में अपने आप का एक सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त करी। तो भारत क्या है? यूएनओ का संस्थापक सदस्य। इसलिए भारत को सुरक्षा परिषद में भागीदारी मिलनी चाहिए। दूसरा नंबर देखें, दूसरे नंबर पे जो यूएनओ है, यूएनओ इस बात को के लिए कहता है, दूसरे नंबर पे भारत जो यूएनओ है, यूएनओ इस बात को कहता है कि विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, डेमोक्रेसी सिस्टम होना चाहिए। ऑल वर्ल्ड में डेमोक्रेसी सिस्टम होना चाहिए। इस कंडीशन में देखा जाए जो यूएनओ के नियम के अनुसार, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। कैसा है? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी या लोकतंत्र देश है। इसलिए भारत को सुरक्षा परिषद में भागीदारी मिलनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे नंबर 3 पे आता है यूएनओ आतंकवाद का विरोधी है। किसका? आतंकवाद का विरोधी है। और विश्व इस बात को जानता है, दुनिया इस बात को जानती है कि आतंकवाद कभी भी भारत की जमीन पर नहीं उपज सकता, कभी पैदा नहीं हो सकता। भारत ने अपने प्रमाण भी इस चीज के लिए दिए हैं और विश्व इस बात से सहमत भी है। जब दुनिया सहमत है तो ऐसी कंडीशन में भारत को इसमें सुरक्षा परिषद में मतलब पार्लियामेंट भागीदारी मिलनी चाहिए। जब पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि भारत कभी भी अपने देश से आतंकवाद को कभी भी पनाह नहीं देता है और हमेशा इसका विरोध किया उसने, और अभी तक भारत की जमीन से आतंकवाद का कभी उदय नहीं हुआ है। जब दुनिया इस बात से सहमत है और वर्ल्ड इस बात से एग्री है, तो भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में पार्लियामेंट मेंबरशिप देने में क्या दिक्कत है? तो मिलनी चाहिए। ये पॉजिटिव व्यू है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि वर्ल्ड का एक संगठन है WHO। कौन सा?
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत की सबसे अधिक बढ़ चढ़ के भागीदारी होती है, बढ़ चढ़ के भागीदारी होती है। चाहे कोरोना का समय हुआ हो, चाहे मलेरिया का समय हुआ हो, मलेरिया महामारी आई हो विश्व में, या फिर पोलियो महामारी आई हो विश्व में। एक समय था जब पीवी नरसिंह राव की सरकार थी इंडिया में, उस समय हमारे इंडिया को पोलियो की राजधानी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोलियो की राजधानी कहा जाता था। ऐसी कंडीशन में पोलियो की विश्व की राजधानी कहा जाता था। ऐसी कंडीशन में भारत ने क्या किया? पोलियो की वैक्सीन का आविष्कार किया, पोलियो की वैक्सीन का निर्माण किया, आविष्कार किया, और जिससे उस दवा से भारत से पोलियो को खत्म किया ही किया। इसके बाद उसने WHO को भेजी, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया पोलियो की शिकार हो रही थी। तो भारत ने अपने साथ साथ पूरे विश्व के जितने भी देश थे जिसमें पोलियो जैसी महामारी थी, उससे उन देशों को बचाया। तो हमेशा भारत अपने देश में बनी हुई निर्मित दवाएं, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन हुई हो, या मलेरिया की वैक्सीन हो, या पोलियो की वैक्सीन हो, वो हमेशा WHO को भेजता है, जहां से पूरी दुनिया में, ऑल वर्ल्ड में वो दवाएं जाकर मतलब भेजी जाती है, जो उस देश के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। ये भारत का अपनी तरफ से बहुत अच्छा योगदान है, ये भारत का अपनी तरफ से बहुत अच्छा योगदान है। इसलिए पूरा विश्व इस बात से सहमत हो जाता है भारतीय से योगदान से कि भारत को वास्तव में एक परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे ये WHO वाला आपने आपको बताया। इसके बाद देखेंगे मित्र कि नंबर 5 पे हम लोग देखते हैं पॉजिटिव व्यू में कि यूएनओ में जो सेना होती है, यूएनओ की जो सेना है, उसमें भारत प्लस बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश की भागीदारी सर्वाधिक हो रहती है। भारत और बांग्लादेश की भागीदारी है वो सर्वाधिक है। ये देखिए हमारा ट्रस्ट में, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहां पर हमारा जो न्यास है उसमें ट्रस्ट है। न्यास में कुछ देशों का जो विश्व के जो डेवलपमेंट कंट्री है उनका वो उसके मेंबर हैं, वो अधिकांश पैसा देते हैं। किसी की 10% भागीदारी है, किसी की 20% भागीदारी है, किसी की 30% भागीदारी है, इस तरीके से भागीदारी है। लेकिन कंडीशन क्या है? भारत में उसकी भागीदारी मात्र 1% है। चीन इस बात का लेकर विरोध कर देता है, लेकिन वो इस बात को भी जानता है, विश्व इस बात को जानता है, यूएनओ भी इस बात को जानता है कि जो उसकी यूएनओ की आर्मी है उसमें इंडिया और बांग्लादेश सबसे पहले, सबसे अधिक किसकी है? भारत की है। उसके बाद किसकी है? आपकी बांग्लादेश की है। तो इंडिया और बांग्लादेश की जो आर्मी है, जो विषम परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है, उसका योगदान सर्वाधिक है। इसलिए यूएनओ भी इस बात को जानता है कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा आज तक का सेशन था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को के साथ साथ करंट अफेयर को बहुत ही सावधान तरीके से, बारीकी से पढ़ाता हूं, जो एग्जाम में आते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।